मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते भी रहें, क्योंकि जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। बेटा, हम लोगों ने वोल्केनिक इरप्शन में बहुत अच्छे तरीके से जो है बातें की थी। आज हम लोग बात करेंगे भूकंप। भूकंप के बारे में सारे लोग यूज्ड टू हैं कि भूकंप क्या है। सारे लोगों को पता होता है भूकंप क्या है। भू माने भूम, कंप माने कांपना। तो भूम का कांपना ही क्या होता है? भूकंप। कुछ लोग कहते हैं कि भूम मतलब सर जी भूकंप क्या होता है? सर जी झटका आना भूकंप होता है। तो झटका आना भूकंप नहीं होता। झटके तो फ्रिज के भी आते हैं, मिर्गी के भी झटके आते हैं, हार्ट अटैक के भी झटके आते हैं। झटका आना नहीं भूकंप होता है। भू मतलब भूम, कंप मतलब कंपन होना। तो मैंने कल एक चीज बताई थी बेटा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में दो तरीके की फोर्सेस काम करती हैं। एक जो अर्थ के इनसाइड वर्क करती है और एक जो आउटसाइड वर्क करती है। जो अर्थ के अंदर जितनी फोर्सेस काम करती हैं उनको हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। उसको हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। और बेटा जो बाहर काम करती हैं उसको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स में क्या अंतर है? जैसे बेटा ये समझो कि हमारा वोल्केनिक इरप्शन था, तो वोल्केनो इरप्शन हो कहां रहा था? मैंने कहा था मेंटल जो होता है, मेंटल क्या होता है? सेमी लिक्विड फॉर्म मैग्मा होता है जिसका टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है। और जब उसमें कभी तुम्हारा भाप, उसमें स्टीम जनरेट होता है तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए ढूंढता है। लाइक दैट कुकर अगर सीटी लेना हो, उसकी सीटी हम बंद कर दें तो सीटी कैसे लेगा? देखेगा, वेट करेगा, भरेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ता जाएगा, अंततः ब्लास्ट कर जाएगा। इसी तरीके से वोल्केनो में भी क्या हो रहा था कि भाई जब उसमें भाप जनरेट हो रही थी तो फिर ढूंढ रहा था कि क्रस्ट कहां का कमजोर मिल जाए, और जहां भी कमजोर क्रस्ट पा रहा था वहां फोड़ के बाहर आ जा रहा था। यानी कि अर्थक्वेक भी क्या है? इंडोजेनिक फोर्स है, क्योंकि ये भी जो परिघटना हो रही है, ये जो भू का कंपन हो रहा है, इसका जो काज है वो जमीन के अंदर से है, इसलिए इसके लिए रिलेशन कौन है? तो एंडोजेनिक फोर्स इसका काज है, एक्सोजेनिक फोर्स इसका कोई कारण नहीं है। एक्सोजेनिक होता है जैसे तुम्हारी नदियां बह रही हैं, सोचो अरबों खरबों लीटर पानी बहता जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, इतना बड़ा उसमें एनर्जी का कितना अपार, या तुम्हारा स्टॉर्म है या बहुत बड़ा सा चक्रवात है, ये सब जमीन के ऊपर की बातें हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्स है, ये इंडोजेनिक फोर्स है। तो भूकंप क्या है बेटा? भूमि का कांपना या भूमि में कंपन होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब इस पे चूंकि मैं कुछ चीजें आज ऐसी बताऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन वाली क्लियर होंगी। इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। छोटा पॉइंट है ये, वैसे ही है जैसे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। तो इसीलिए इसको बहुत फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। छोटा वीडियो होगा लेकिन जबरदस्त होगा, लग जाए। तो बेटा देखो भूकंप है क्या? मैंने कहा भूकंप के सबसे पहले कारण क्या है, भूकंप आता क्यों है? तो बेटा मैंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर है ये क्या हो गई थी? ठंडी हो गई थी, जिसमें बोलते हैं क्रस्ट। और जो सेकंड लेयर है जिसकी लेंथ इसकी लगभग एवरेज 35 किलोमीटर थी और इसकी 29 किलोमीटर थी, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और लास्ट वाला क्या था? कोर, जिसको हम इनर कोर और आउटर कोर दो भाग में डिवाइड करते हैं। कोई बात नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन जो तुम्हारी क्रस्ट है बेटा, जो हमारी धरती है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, जो एवरेज 35 किलोमीटर है, ये बनी किससे है? तो ये टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। किससे बनी है? टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। अब तुम एक चीज सोचो कि नीचे अगर पानी भरा हो और पानी के ऊपर हम लोग घर का 4-5 लोग बर्तन खा के थाली और प्लेट अगर रख दे, नीचे पानी हो तो प्लेटें क्या होंगी? उस पर तैरने लगेंगी। तो ये स्वाभाविक है कि अगर प्लेटें तैर रही हैं तो प्लेटें क्या करेंगी? टकराएंगी। अब प्लेट जब टकराएगी तो जो प्लेट भारी होगी वो क्या होगी? तुम्हारी ऊपर जाएगी, और जो प्लेट हल्की होगी वो नीचे जाएगी। तो मतलब जो भारी होगी वो नीचे जाएगी, जो हल्की है वो ऊपर जाएगी। यानी कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे जाएगी और जिसका हल्का होगा वो ऊपर जाएगी। तो पहला कहानी क्या है कि जो हमारी धरती है उसका जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है बेटा? टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, जिसको विवर्तनिक प्लेटें बोलते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है बेटा, टेक्टोनिक प्लेट है, इसमें मान लो एक प्लेट ये है P1,
एक प्लेट ये है P2, ये दोनों प्लेटें नीचे इनकी क्या है, तुम्हें पता है सेमी लिक्विड फॉर्म का है मैग्मा, सेमी लिक्विड का होता है। सेमी लिक्विड होता है कि ज्यादा ना लिक्विड ना ज्यादा सॉलिड। मतलब ले लो जैसे मधु खाए हो ना, बाबा रामदेव वाला खा लो या तो ऐसे निकाल के खा लो, जो भी खा लो, तो बाबा रामदेव वाला जो मधु लेंगे तो उसमें क्या होगा, सेमी लिक्विड होगा, यानी उसके ऊपर थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं होगा। तो इसके ऊपर जान लो जब लिक्विड के ऊपर हमारी क्रस्ट है, तो क्रस्ट किससे बनी है, प्लेटों से, और प्लेटों में आपस में क्या हो रहा है, मूवमेंट, तो प्लेटें क्या करती हैं, टकरा जाती हैं। और जब P1 प्लेट है और P2 प्लेट हो, जब टकराएंगी तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। एक जो प्लेट होगी ये ऊपर को उठ जाएगी और एक प्लेट तुम्हारी जो है वो नीचे को आ जाएगी। ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, यानी लैंडस्लाइड में क्या हो गया, लैंडस्लाइड में क्या हो गया, तनाव हो गया, और तनाव होने के कारण वो जब टकराई तो इधर से उधर हो गई, और इसमें जब तनाव हुआ, टकराती हैं, तो क्या होगा, कंपन होगा। और यही कंपन किसका कारण हो जाता है, भूमि कंपन का। चूंकि कंपन हो कहां रहा है, सारी घटना हो किसमें रही है, भूमि में, तो कंपन कहां होगा, भूमि में होगा, और भूमि का कंपन होगा तो उसे हम कहेंगे भूकंप। तो पहला कारण क्या हो गया, टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना, और वो घनत्व के हिसाब से ऊपर और नीचे हो जाती हैं, जिसके कारण प्लेटें। दूसरी कंडीशन, अब मान लो कोई प्लेट है, अब प्लेट में क्या हो रहा है, टेंशनल खिंचाव हो रहा है। कोई एक प्लेट है जिसमें दो तरीके से खिंचाव हो रहा है। खिंचाव कैसे हो रहा है, उसका भी कारण है, प्राकृतिक कारण है, मानवीकृत कारण है। जैसे मान लो कि इसी के ऊपर तुमने डैम बना दिया, अब डैम में तुमने बहुत हजारों करोड़ों लीटर पानी स्टोर कर रहे हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो भैया जब इसके ऊपर बहुत पानी 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 भरोगे तो प्लेटें इसके ऊपर प्रेशर बनेगा ना, तो प्रेशर आपस में क्या होंगी, टूट जाएंगी। और जैसे जान लो, अब जैसे हम ले लो रबड़, रबड़ ले लिया, रबड़ को खींचो, ऐसा 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 खींचते 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 और खींचो तो क्या करते हैं, ऐसे खींचो तो अचानक क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे प्लेटों में क्या होता है, प्लेटें टूट जाती हैं, और जैसे टूटेंगी तो पहले तो वो टूटने के पहले नीचे दबेंगी, खूब दबेंगी दबेंगी दबेंगी, और एक कंडीशन आएगा प्लेटें टूट जाएंगी, और प्लेटें टूटने के बाद अपने रियल पोजीशन को पाने के लिए सर से ऊपर आएगी, और फिर प्लेटों में क्या होगा, कंपन। और कंपन कहाँ हो रहा है, भूमि में, तो भूमि में अगर कंपन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, भूकंप। लगभग 95% भूकंप के कारण यही है। अब आगे भूकंप देखो, दूसरा कारण क्या है भाई, दूसरा कारण जो इसका है, वो जो कल पढ़ाया था हम आपको, ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार होता क्या है कि मैंने बताया था कि जो तुम्हारा क्रस्ट है बेटा, इसके नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे कोर है, तो जब एक क्रस्ट, जब यहाँ नीचे एनर्जी जनरेट हो गई, भाप बन गया, तो क्रस्ट को फाड़ेगा, तो क्रस्ट को जब फाड़ेगा तो क्रस्ट में है क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स है, और प्लेट्स में क्या होगा, अगर प्लेट्स हटती हैं अपनी जगह से तो क्या होगा, कंपन होगा। कंपन कहाँ हो रहा है, अर्थ में, और अर्थ में यानी भूमि में, और भूमि में कंपन ही क्या है, भूकंप है। तो दूसरा कारण क्या हो गया, भूकंप। तीसरा कारण क्या है, मानवीकृत कारण। जानते हो सबसे खतरनाक प्राणी हम ही लोग हैं, हम लोग बहुत ही खतरनाक है। शेर हमसे डरे, दुनिया का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो हमसे डरता है। कोई मनुष्य से नहीं बांधना चाहता है, मजबूरी में खा लो बात अलग है, क्योंकि उसे पता मैं नहीं खाऊंगा तो ये खा जाएगा। तो मानिए जो मानव ने है, ये प्राकृतिक संपदा को पूरे तरीके से विनष्ट करने के लिए, मतलब दो विकास होते हैं। एक होता है विकास, जैसे मेरा नाम है विकास सिंह, मैं भी एक विकास हूं। एक होता है विकास, जो विकास करना होता है, और एक होता है सतत विकास। तो पहले जो सारे देश में जब होड़ मची, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया 1600 में, तो सारे देश कहां हो गए, घबरा गए। सब क्या करेंगे, सारे लोगों में होड़ लग गई, किसकी, विकास की, कि कौन सबसे ज्यादा धनार्जन करता है। सब अपने रिसोर्सेस के पीछे मरने लगे, और कैसे, भौतिक रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज्यादा क्या करने के लगे, एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, बर्बाद करने लगे। जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया, या डिगिंग बहुत ज्यादा करने लगे, मिनरल्स को बहुत बड़े पैमाने पे निकालने लगे, पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोल को बेचने लगे। जिस तरीके से भी धनार्जन हो सकता था, वो सारे माध्यम को उन्होंने अपनाया, जिससे उनके देश की समृद्धि इस विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखे। लेकिन प्रकृति ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना
क्या हो गया, नुकसानदेह हो गया। इसीलिए जब विकास का दुष्प्रभाव हमको दिखने लगा तब अवधारणा आई सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा आई बेटा। सतत विकास का मतलब होता है कि हम अपने देश का विकास करें लेकिन प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार का इस तरीके से उपभोग ना करें कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ ना दे पाए। मान लो अभी हमारे यहाँ क्रूड पेट्रोल कम है, तेल कम है, ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब अपने देश का सारा पेट्रोल हम लोग निकाल लें, एक को बूंद न छोड़े, अचानक पाकिस्तान से युद्ध छुड़ जाए और बाकी पाकिस्तान वाला खाली क्या कर ले कि जितने खाड़ी वाले देश हमको मिला दे कि भाई इनको पेट्रोल मत देना, तो हमारा बहुत सारा वेपन से सब इतना है वो तो जा ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमको चाहिए पेट्रोल। तो सतत विकास क्या कहता है कि किसी भी प्राकृतिक उपहार का एक साइंटिफिक तरीके से उपभोग किया जाए कि उसका उत्पादन और उपभोग में एक समन्वय स्थापित हो। शायद आप समझ गए कि उपभोग भी इस तरीके से करो कि उसका उत्पादन होता रहे और ये ऐसे उत्पादित वाले हैं जो खत्म होने वाले हैं तो आप उसका सब्स्टिट्यूट लेकर चलो। जैसे मान लो कि बिजली बनानी है तो पहले कोयले से बनती थी, लगा कोयला खत्म हो जाएगा तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो इस तरीके से सतत विकास की अवधारणा। तो मानव ने क्या किया, मानव ने पहला काम क्या किया, रिएक्टर स्केल परमाणु बम लगाए। परमाणु बम लगाने से भी क्या आती है, अर्थक्वेक आ जाती है। दूसरी चीज, इसने बहुत ज्यादा माइंस से बहुत ज्यादा मिनरल निकाले। तो जब बहुत ज्यादा गड्ढा करोगे तो किसमें कर रहे हो, प्लेट्स सी तो है टेक्टोनिक प्लेट्स, उनका संतुलन बिगड़ेगा तो क्या आ जाएगी, अर्थक्वेक। या मैंने बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने क्या बनाया, रिवर को रोक लिया। अब पानी स्टोर होता जा रहा है, सोच लो करोड़ों लीटर पानी तुमने रोक लिया, ठीक। अब जब करोड़ों लीटर पानी तुमने रोका तो पानी का भार किस पे है, क्रस्ट पे है। और क्रस्ट किससे बनी है, टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। तो भैया जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स में खिंचाव आएगा और वो टूटेंगी, फिर रियल पोजीशन पे आएंगी तो उसमें कंपन होगा, वो भी मानवीकृत है। या कोई खाद्यान्न खनन हो रहा है बहुत गहराई तक तो वो भी मानवीकृत है। अब देखो ये हो गई कि मतलब भूकंप के कारण क्या है। अब भूकंप आते कैसे ये पता चल गया। अब भूकंप में होता क्या है, मान लो भूकंप हमेशा जमीन के अंदर आते हैं, ठीक। ये तुम्हारी क्रस्ट है, यहाँ तुम्हारा छोटा सा आशियाना है, बढ़िया सा घर बनाए हो लकड़ी का और खूब झमाझम बारिश हो रही है, लौकी की गरम गरम पकौड़ी और चाय लेकर बैठ के पी रहे हो, ठीक। अब यहाँ फूल लगे हुए हैं, प्राकृतिक सुंदरता खूब बढ़िया विद्यमान है, लेकिन बगल वालों ने तुम्हारा इतना इम्प्लीटेशन कर दिया, इतना ज्यादा क्षरण कर दिया प्रकृति का कि अचानक क्या हुआ कि यहाँ दो प्लेटों में टकराव हुआ। यहाँ तो जिन प्लेटों के जहां टकराव होता है, जो भूकंप का केंद्र होता है, इसको बोलते हैं फोकस। इसमें डाउट नहीं होना है। इसको जहां जिस बिंदु पे उद्गम स्थल जो होता है उसको बोलते हैं फोकस। और इसका प्रभाव जो 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री पर प्रभाव इसका जिस सतह पे पड़ता है धरती के ऊपर, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। समझ गए ना। जहां भूकंप का उद्गम हुआ उसको बोलते हैं फोकस, और जिस पॉइंट पे उस पे 90 डिग्री जिस सतह पे मतलब क्रस्ट के ऊपर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक। अब दूसरी बात, इसके बाद वाली बात देख लो। भूकंप आ गया, कहते हैं भूकंप आएगा तो क्या करना है, भागना है। कैसे भागना है, घर छोड़ के भागना है, कहां जाना है, खुले वाले स्थान में जाना है। लेकिन ध्यान रखें आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फ्लैट में रह रहे हैं। अब मान लो तुम कहाँ हो, यहाँ मुंडी वाले पे हो, 140 नंबर फ्लैट के सबसे ऊपर बैठे हो। अब भूकंप आएगा तो तुम भागोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, बहुत आगे, तो यहाँ पे 20 नंबर वाले में। अब ये बिल्डिंग तब तक गिर गई तो सारा मलबा किसके ऊपर गिरेगा, तुम्हारे ऊपर। तो जब अगर रेस्क्यू वाले आएंगे बचाने तो तुमको नहीं बचा पाएंगे, काहे, तुम तो बहुत नीचे दब गए हो, तुमको तो भगवान ने बचाए तो बचे। अब सारी मुंडिया पे अगर बैठे हो, यहाँ मुंडिया पे बैठे हो, अगर भूकंप आया और गिर गए तो तुम्हारा मलबा जो होगा सबसे कहाँ मिलेगा, ऊपर। और लक बाय चांस ईश्वर का अगर अनुकंपा बनी रही तो आप बच गए। आपने 4-6 दिन सुना होगा कोई टमाटर खा के जिंदा रहा, कोई बिना खाए जिंदा रहा, कोई आलू कच्चा खा के जिंदा रहा। तो मलबे में दबे रहे ऊपर वाले और रेस्क्यू वाले आपको तुरंत पा जाएंगे और आप बच जाएंगे।
तो कभी अगर इससे फ्लैट में फंस जाओ तो भैया भागने की कोशिश मत करो, जहां हो वहीं ऊपर में रुके रहो, ठीक। ऐसा नहीं, स्थितियां परिस्थितियां देख के ही भागना है, ठीक। खुले वातावरण में हो तो भाग के चले जाओ। दूसरी चीज, अर्थक्वेक का अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं जूलॉजी। तो जू माने क्या होता है, जंतु, और लॉजी माने अध्ययन करना। तो इसी तरीके से अर्थक्वेक मतलब भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं, तो सिस्मोलॉजी। सिस्मो माने भूकंप, लॉजी माने अध्ययन करना। भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिस्मोलॉजी। अब वो मशीन का नाम है जिससे हम भूकंप को नापते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन मामला अब बढ़ जाएगा। भूकंप को नाप लिए, अब भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं। भूकंप को अगर ये कहा गया कि भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं, तो तुरंत बता देंगे कि रिक्टर स्केल से नापते हैं। गलत। काहे गलत भैया, तीव्रता नहीं, जब लगे भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से नापते हैं, जब तक पैमाना शब्द नहीं यूज होगा तो भैया किससे, चाहे जो जैसी तीव्रता हो, सब किसमें नापते हैं, सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ में दो तरीके की यूनिट यूज होती है नापने के लिए, एक मर्सल्ली यानी मरकेली MERCALLI, या इसको हिंदी में, और दूसरा रिक्टर। तो जो मरकेली है, सॉरी मर्सेली या मरकेली, वो अकेले तो मरेगी नहीं, क्योंकि भूकंप का कहना है तो अकेले नहीं मरेगी, जाते जाते क्या करेगी, दो चार लोगों को ले डूबेगी। खैर मजाक की बात थी। जो मर्सेली है, कभी इंटेंसिटी की बात हो, भूकंप की तीव्रता की बात हो, तो किससे नापेंगे, मर्सेली से नापा जाता है। और भूकंप के परिमाप की बात हो तो रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। हमेशा गलतियां इसमें हो सकती हैं अगर ये नहीं आपसे, अब ये चीजें यूज नहीं होती। जिसकी यूनिट होता था 1 to 10 तक होता था, और रिएक्टर इसमें होता था 1 to 12, इसमें होता है 1 to 10 रिएक्टर स्केल पे। अब मर्सेली यूज नहीं होता, लेकिन भूकंप की इंटेंसिटी की बात हो, तीव्रता की बात हो पैमाने पे, तो किससे मेजर करते हैं, मर्सेली से यूज करते हैं, या मर्केली जैसे कि याद कर पाओ। और भूकंप के परिमाप की बात हो तो किससे, रिएक्टर स्केल से उसको मेजर करते हैं। अब यही यूज होता है, अब ये यूज नहीं होता है। दूसरी चीज, मान लो पहले रिएक्टर स्केल पर दो यूनिट का आया, फिर 3 यूनिट का आया, तो ये इससे 10 गुना क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। 4 पे तो ये इससे क्या होगा, 10 गुना ज्यादा होगा, यानी पहले से कितना होगा, 100 गुना ज्यादा होगा। 5वां है तो ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और ये दूसरे से 1000 गुना ज्यादा होगा। यानी एक यूनिट पे सीधा 10 गुना ज्यादा विनाशकारी होता है। समझ गए ना, कि रिएक्टर स्केल में मतलब 2 और 3 में आया तो उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, 3 वाला 4 गुना उससे 10 गुना 4 पावरफुल होगा, ठीक। अब दूसरी बात, जो लास्ट बात है, जब भी भूकंप आता है तो जब वाइब्रेशन होती है तो कभी घर पे थाली लो, उसमें टन से बजा के कान के पास सुनोगे तो तुम्हें आवाज आएगा टन। या बड़ी सी पाइप लो, वहां एक आदमी को खड़ा करो, उसको कान में लगाओ। या बचपन में हम लोग को जो चाय पानी पीने वाला गिलास होता था, उसमें एक लोग लगाता था, एक बच्चा वहां कान में लगाता था, यहाँ से बोलता था, वहां उसको फील करता था। या कभी ट्रेन की पटरी आती हो तो ट्रेन अगर उधर से आ रही हो तो कान में ऐसे लगा के देखिए, घर मर सकते हो, इसलिए बड़े हिसाब से लगाना। तो अगर लगाओगे तो ट्रेन के बहुत आने की पहले ही तुम्हें क्या आ जाएगी, आवाज आएगी। आवाज किसकी है, वाइब्रेशन की है। तो आवाज किसकी है, वाइब्रेशन की है। तो भूकंप में 3 लहरें, 3 तरीके की वाइब्रेशन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रियल। अब बहुत ऊंची बात है, प्राइमरी वेव आएगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी तरंग, और फिर लव तरंग। प्राइमरी तरंग की स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड, और इसकी होती है 4 किलोमीटर राउंड ऑफ में, और इसकी होती है 1.5 to 3 किलोमीटर। प्राइमरी जो तरंग है बेटा, इसका देखो ध्यान से देखें, एकदम बहुत मजेदार। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी प्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यानी कि ये मान लो क्या है, ये इसका तुम्हारा डायरेक्शन हो गया,
और ये तुम्हारा वाइब्रेशन हो गया। तो डायरेक्शन मतलब भूकंप जा भी इधर रहा है और वाइब्रेशन भी इधर है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। मतलब हमको भूकंप का सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे ये एनर्जेटिक हो गए, हम एनर्जेटिक हुए तो सामने वाले दो कदम आगे बढ़े, मैंने इसको धक्का मारा दाएं से, वो एनर्जेटिक हो उसने आगे को धक्का मारा। तो ऐसे ऐसे जो मोशन होगा वो क्या होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। और ये जो है इनकी विशेषता क्या है कि ये सॉलिड लिक्विड दोनों से पास हो जाती है, यानी ये क्रस्ट में भी पास होंगी, मेंटल में भी होंगी और कोर में, तीनों से होके निकल जाएंगी। ठीक। सेकेंडरी वेव कैसी होती है बेटा, इसका देखो थोड़ा डायग्राम देख लें। जबरदस्त चीज है, समझोगे तो मजा आ जाएगी और नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगी। इसलिए 2 बार वीडियो देखेंगे, शिद्दत के साथ देखेंगे, बहुत साइंटिफिक तरीके से। उसके बाद आपको इस लेवल, इस पॉइंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो हमारा नाम नहीं, आप लाइन पूछ लेना आगे कि हाँ सर ये छूट रहा है। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ देखेंगे। तो मैंने कहा अनुप्रस्थ तरंगे, इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि ऐसे जो डायरेक्शन है और जो वाइब्रेशन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। यूं तो हमको किसी ने धक्का मारा, हम 2 कदम आगे गए, उसको धक्का मारे, फिर थोड़ा पीछे आए, वो 2 कदम आगे जाके उसको धक्का मारा, इस तरीके से होता है। और इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए जैसे हम आए उनको हिलाए और आगे चले गए, तो इसका क्या होता है, कम विनाशकारी होती है। पहली बात, प्राइमरी तरंग की स्पीड सबसे ज्यादा, कम विनाशकारी। सेकेंडरी की स्पीड उससे थोड़ी कम लेकिन ज्यादा विनाशकारी। लेकिन ये लिक्विड में या ये लिक्विड में पास नहीं करती, सिर्फ सॉलिड में जाती है। और तुम्हारा आखिरी यल वेव, जो तुम्हारा आखिरी है बेटा यल वेव, ये इसकी स्पीड सबसे कम लेकिन सबसे ज्यादा। हाँ पहले इसका डायग्राम देख लें। सेकंड वाली क्या होती है, पहला मैंने कहा अनुप्रस्थ होती है, दूसरी अनुदैर्ध्य होती है। क्यों, इसमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट होते हैं, ये डायरेक्शन है और ये वाइब्रेशन है। तो देखो डायरेक्शन किधर था, इधर, और वाइब्रेशन ऊपर नीचे, तो ये 90 बना। डायरेक्शन ऊपर, वाइब्रेशन नीचे ऊपर, ये 90, तो ऊपर ये 90, ये 90। मतलब इस तरीके का जो वाइब्रेशन होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या था, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखो तीसरा, यल से लग तरंग, यल से लग। अब लग मतलब प्यार, और प्यार मतलब समझते हो प्यार कितनी खतरनाक चीज है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई विनाशकारी तरंग होती है तो कौन होगी, प्यार तरंग नहीं, लग तरंग। ठीक। तो लग तरंग जो होगी वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होगी। और इसका मूवमेंट, तो प्यार वाले आदमी कैसे हो जाते हैं, प्यार वाले आदमी को देखा, कहा गया था प्यार में आदमी अंधा हो गया। अच्छा एक चीज होता है ना, कहते हैं कुछ लोग लिखते हैं लव इज गॉड और कुछ लोग लिखते हैं लव इज ब्लाइंड। अगर दोनों समीकरण को संतुलित किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिलिंग। तो वो गॉड इज ब्लाइंड, मतलब अगर प्यार करोगे तो उस समय भगवान भी निर्णय कैसा रहता है, अंधे होके लेकर, कुछ ऐसे तुम्हारे साथ इमोशंस नहीं रखेगा। इसीलिए मैं कहता हूं जो लव तरंगे होती है सबसे डिजास्टर्स होती है, क्योंकि भाई उनकी स्पीड बहुत कम होती है। वो आती है तो प्यार से बहुत धीरे धीरे आए, बड़हु काका आए और बड़हु काका हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, जब तक सारी बिल्डिंग गिरा नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। ऊपर से इसका जो वो है वो कैसा होगा, तो ये प्यार में आदमी अंधा हो जाता तो कैसे चलेगा, ऐसे गया, इधर धक्का खाया इधर गया, फिर इधर धक्का खाया इधर गया। तो इसमें स्नैक मोशन होता है, इस तरीके का मोशन होता है। इसी के साथ अब इसमें कुछ बचा नहीं बेटा, शिद्दत के साथ लगे रहे। जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।